अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। इमरान खान को जेल में कैद हुए 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे और इसी हवाले से पीटीआई ने 5 अगस्त का कहा था कि हम भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अब हुआ यह है कि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त 5 अगस्त शुरू ही हुआ चाहता है और हुकूमत ने 144 इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और ये दफ़ा 144 4 अगस्त यानी आज से लेकर के 10 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगी। और ज़ाहिर है 144 का मतलब ये होता है 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे बैक वक्त नहीं हो सकते। तो और दूसरी जानिब अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में भी कहा जा रहा है जी तैयारियां भरपूर तरीके से हुकूमत की शुरू हो चुकी हैं और वहाँ भी इंतज़ाम ये हुआ है कि जी किसी भी तरह पीटीआई के लोग को शर्मंगेज़ी न कर सकें, कोई इस तरह की नौमई ना दोबारा दोहराया जा सके। जबकि पीटीआई का कहना यह है कि जी हमने ना वो किया है ना कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ एहतजाज करना चाहते हैं। जो आइन और कानून में जो दर्ज है एहतजाज का तरीक़ाकार वही हम अपनाएंगे। अब होगा क्या कि हुकूमत की तैयारियाँ और इस तरफ पीटीआई की तैयारियाँ और दूसरी जानिब अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का वो कहते हैं जी प्लान है पीटीआई का। और पीटीआई ने भी अपने अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनिटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो जलसे की बात थी पीटीआई का इस्लामाबाद में वो कहा जाता है मनसूख हो गया है। जबकि आज अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो कहती हैं जी नाअहल जो लोग हो रहे हैं हमारे कौमी असम्बली के मेंबर्स हों या सूबाई असम्बली के, उन अरकान असम्बली की सीटों पर पीटीआई अब बाइकआउट करेगी। वो कहते हैं जी खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा है, तो वो अगर बाइकआउट करती है तो फिर मुकाबले में वही 2 पार्टियां रह जाएंगी जो हुकूमत जो चला रही हैं मिलकर, यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ दे विच कल्ला ही मिर्जा यार फिरे। तो इस पर हम बात करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान वज़ीर ममलिकत बराए सकाफ़त विरसा भी हैं। उन्होंने बड़े किसी स्टेटमेंट दे दी है कि वज़ीर ममलिकत भी हैं, अहम आदमी भी हैं और कम कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो अजीब बात उन्होंने कर दी और कहते हैं शवाहिद मौजूद हैं इस बात के खान साहब की डील के हवाले से। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ज़ाहिर 2 आरा रही हमेशा कि पस पर्दा बातचीत हो रही है। अनीस मंसूरी साहब कहते थे हो ही नहीं रही। अब तो इतने लोग आ गए बताने वाले, क्योंकि जब मैंने हामिद मीर की मिसाल दी अनीस मंसूरी साहब ने कहा उसको तो मानता नहीं हूँ मैं। फिर आ गए सोहेल उलाही साहब ने कहा जी आप उसको भी शायद ना माने, लेकिन अब हुकूमत ही अपने लोग कह रहे हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल हमारी बातचीत हुई थी और हमने क्या कहा था और खान साहब ने क्या जवाब दिया। ये बड़ी अहम चीज़ है। मेरे साथ मौजूद है जी नवीद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिश बहुत शुक्रिया। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तज्ज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले एहतजाज पे आ जाएँ, उसके बाद हम डील पे पहुँचते हैं। एहतजाज अडियाला के बाहर प्लान है ज़रा कहते हैं और पीटीआई वालों ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सैनिटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया क्योंकि वो चाहते हैं इस्लामाबाद में मैसिव जो है होना चाहिए क्राउड। लेकिन उससे पहले 144 क्या लगता है आपको कि हुकूमत का दानिशमंदाना फैसला है, कहीं खुदा न खास्ता 9 महीना दोहरा दें इसलिए 144 लगा देना, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ घबराहट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल कल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान को जेल में, और ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 5 तारीख की एहतजाज की बात तो पिछले हम पूरे माह से सुनते आ रहे हैं और बीच में बड़ी बात हुई, उनके बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम ये होगा वो होगा, फिर उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, एहतजाज आके उनका करें। लेकिन अभी 5 तारीख शुरू नहीं हुई, फिर वही चीज़ें हो रही हैं जो मनीष भाई से कह रहा था, कुछ भी नहीं होगा इस बार। और आप कल देखेंगे कि कंटेनर भी आने शुरू हो जाएंगे और कल बहुत सारे इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद हो जाएगी और भी देखें क्या क्या रुकावटें खड़ी करते हैं और बड़े पैमाने में गिरफ्तारियां भी होंगी। 144 लगाना, ये 144 लगाने का यही है कि भाई बहुत सारे तो नाअहल हो गए हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हो जाएंगे और फिर चला लो तहरीक। इस किस्म की चीज़ों से देखें कभी भी आप अच्छा ये भी एक छोटी सी मैं इजाफा करूँ, हालांकि हुकूमत ने ऐलान किया है कल 5 अगस्त का कि योम इत्तिसाल कश्मीर भी हम मनाएंगे, तो कैसे मनाएंगे जब इस्लामाबाद पिंडी में लोग निकल नहीं सकेंगे 144 से? वो किसी बंद कमरों में इसका इतलाक होता है, किसी होटल में मना लेंगे, किसी उसमें मना लेंगे, रोड पे निकलने पे पाबंदी होती है उसमें और अपनी मर्जी होती है। भाई हमने देखा 144 में कि एक जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं और एक जगह 5 आदमी खड़े होने पर भी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो
बहरहाल ये पता नहीं क्यों बैकफुट पे चले जाते हैं, बैकफुट पे जा जाके हुकूमत ने इतना बड़ा इतना मुश्किल पहाड़ बना लिया अपने आप पर इमरान खान को और पीटीआई को कि अब वो खुद उनसे नहीं उठ रहा। हालांकि करने देते क्या है, एहतियात करके कितने आदमी आ जाते, आप बताएं कि लाख आदमी आ जाते क्या, 50,000 आ जाते क्या, 10,000 आ जाते, नहीं आते। ये एक्सपोज करने दे इनको। आप 144 लगा के रुकावटें खड़ी करके स्कूल तालीम इदारे बंद वन ये वो करके ये अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो भी पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है। इस तरीके से वो दरपर्दा पीटीआई को फ़ायदा पे फ़ायदा दे रहे हैं। ये आपको लगता है पंजाब हुकूमत का फैसला होगा या शहबाज शरीफ साहब का? देखिए उनकी तो हाँ लाजमी शामिल रही होगी। अगर कोई भी ये फैसला कर ले या अगर उनको फैसले का मौका दिया वो भी यही करते। और उनके जो अगर पीछे हैं अगर वो ये फैसला करें तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि ये पहले उसको पहाड़ बना दिया और उसको पॉपुलर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये करके आप कोई उसको कमज़ोर नहीं कर रहे, बस ये पॉपुलर कर रहे हैं उसको। अनिस मंसूरी साहब, 5 अगस्त और उससे पहले हुकूमती फैसला भी और पीटीआई के हवाले से भी। देखिए, अगर आप मोबाइल नहीं देखेंगे ना तो पूरे मुल्क में अमन रहेगा। तो मोबाइल बंद कर देते हैं। एक बात मेरी देख, हमने आपकी पूरी प्रेस रिलीज सुनी ना, हमने कुछ कहा? हम तो आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं ना। इतना अच्छी बात आपने की, जबरदस्त। हमने तो ये सोचा नहीं था। हमने कुछ कहा, आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ कह दिया। हमने तो अभी सिर्फ एक जुमला कहा और उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। खैर मेरे भाई, मसला सारा ये है कि मैंने ये लफ्ज़ जुमला इस्तेमाल किया कि अगर आप मोबाइल नहीं देखेंगे तो सब कुछ अमन रहेगा। जो पीटीआई का और हुकूमत का जो दोनों का मामला है वो ज़्यादा से ज़्यादा, पीटीआई का मामला यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़बर बनाना चाहती है और हुकूमत का ख्याल यह है कि वो ज़्यादा ज़्यादा ख़बर बनने से रोके। तो दोनों के दरमियान, दोनों को मालूम है कि इस सारे मामला से खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो आएंगे ना उनकी पॉलिसी जिनको रिहा करना उनमें कोई तब्दीली होगी। मसला सारा यह है कि अब ख़बर बननी है। ख़बर बनने के लिए पीटीआई ने जो बात लीक की वो ये की कि हम तो अडियाला में खान से मिलने के लिए आएंगे। सही, अच्छा, अब दिन भी है कल मंगल का। खैर बैरिस्टर गौहर ने इसे इनकार किया। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात, मैं पूरा जुमला सुन लीजिए। कल है दिन मंगल का और मंगल और जुमेरात वो शुभ दिन पीटीआई के लिए होते हैं कि जिन दिनों में वो अपने कायद की बातों को सुन पाते हैं और उनका जो चंद लोग होते हैं वो उनका दीदार भी कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कल हर सूरत में पीटीआई के जो अलीमा खान साहिबा हैं वो जाएंगी वहाँ पर और उनके साथ साथ जो है वो बुखला जाएंगे और उनके कुछ सियासी कायदीन जाएंगे। अच्छा, कल इसी सारे मामलात में ख़बरें ज़्यादा बनेगी, इसीलिए अभी से इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी कि जनाब इनको किसी और दूर कहीं रोक ही दिया जाए कि 2-4 लोगों तो उनको भी पकड़ लिया जाए। और इससे अच्छा, यहाँ तो ये हो रहा है और मिलने आएंगे अडियाला और सिक्योरिटी नहीं, एक इवेंट भी है ना, मतलब देखें, एक तो 5 अगस्त है और दूसरा मंगल का दिन है। मंगल है ना, चलो वो मंगल की अहमियत तो इस्लामाबाद तक ही होगी ना, पिंडी तक हो, पिंडी तक। और पिंडी में लाहौर में तो अहमियत नहीं है देखिए, पिंडी में ही अहमियत है ज़्यादा। ठीक, लाहौर में तो अहमियत नहीं है। नहीं, मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूँ भाई, अगर लाहौर में अहमियत नहीं है, पिंडी की अहमियत है ना, लाहौर की अगर अहमियत नहीं है तो वहाँ तो कम से कम ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। इसका मतलब ना कंटेनर नज़र आएंगे, ना दुकानें बंद होंगी, ना पकड़ दकड़ होगी। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ज़मानत कराने में मजबूर हुए कि जी मुझे भी ज़मानत कबल गिरफ्तारी दे दें क्योंकि मुसलसल पीछा किया जा रहा है। अच्छा, हैरत की बात, उनको मिल गई ज़मानत कबल गिरफ्तारी? नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मिल गई? मैंने मेरे पास इतना नहीं है। ये तो बड़ी बात है। क्यों आपको लगता है नहीं देनी चाहिए? नहीं, मैं वैसे ही पूछ अच्छा, आपका ये इत्तला नहीं है कि गवर्नमेंट इतना लचक कैसे दिखा सकती है? नहीं, मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा ना, आप खुद ही अज्यूम करते हैं। मेरा एक सवाल था छोटा सा, क्या हाँ भाई मिल गई ना? आप तो नहीं पकड़ जाएंगे ना? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि 144 आप ये कह रहे हैं कि इसकी वजह सिर्फ अडियाला जेल है कि वहाँ लोग मिलने आएंगे, बड़ी तादाद ना आ जाए। 2 इवेंट एक साथ मर्ज हो रहे हैं ना, इसलिए 144 और वहाँ होगी। और इसके अलावा भी पूरे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा को हटाकर, सही है, हर जगह पर इनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। क्यों? और ये हर बार होती है, हर हुकूमत करती है, मुखालफिन के जब एहतजाज होता है तो ये क्या बात करती है सर, आईन कानून दर्ज है। ये तारीख है इसकी, आपको मालूम है कि जब कोई करता है तो होता रहता है। हमारे यहाँ ये एक मुजाहरा हुआ है, आप इस वक्त मैं अभी नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी जमातों का, ये भी 1-1.5 साल के अंदर खुद पीपल्स पार्टी ने किया है, खुद मुस्लिम लीग नून ने किया, सब लोग जिनकी हुकूमत है, खुद तहरीक इंसाफ ने किया कि वो जो लोग आ रहे थे मुजाहिरीन उनके ऊपर जिस तरीके से खुद पीपल्स पार्टी के लोगों पर उन्होंने जिस तरीके का सिलसिला किया, तो ये तो होता रहता है। हर हुकूमत करती है, अगर तहरीक इंसाफ मना कर दे, वो नहीं करते तो वो एक अलग बात होगी।
बिलावल ने मार्च किया था, नून लीग ने लाहौर से इस्लामाबाद मार्च किया था। अभी की बात कोई करें, नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने अभी मार्च रेड किया जोन था। में बात हो रही है। हाँ, तो ये भी आप समझिए ना, तो पिंडी और तो है पहली ही बार है। ऐसा हुआ कि उस सूबे में अगर पकड़ा है तो एफआईआर दर्ज कराने से रोका नहीं, उन्होंने कहा दर्ज करें आप, बाकी जगह नहीं होती। सर ये जो हम बात कर रहे हैं कि खान साहब को पेशकश की गई रिहाई की, तो अनीस मंसूरी साहब के पास में आता हूँ, वो तो हामिद मीर वाली बात तो कह रहे हैं जी, वो तो मानते नहीं। अब एक प्रोग्राम में सोहेल वड़ाई साहब ने कहा जी 100% बता रहा हूँ, और सोहेल वड़ाई साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है आजकल कि वैसे बाखबर हैं ही, मोहसिन नकवी साहब चूँकि उनके शागिर्द अर्जुमंद हैं, तो डिफेक्टो एक ज़माने में वज़ीर आला भी कहते थे सोहेल वड़ाई साहब को। तो वो ये कह रहे हैं कि 100% ऐसे ही हुआ है, और उनके पास डील लेकर गए थे अब गंडापुर साहब, और उनको बताया गया कि सर ये मेरी बात हुई है उनसे, और उन्होंने कहा है कि जी, तो खान साहब ने, सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं, अपनी पेशावरी सैंडल उतार ली थी मारने के लिए, तुमने हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने डील की बात करो। पहली बात। दूसरी बात, हुकूमती वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान, वो टीवी पे बैठकर एक जगह नहीं 2 शोज़ में उसने इस बात को दोहराया। उसने कहा आज मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि जी हुई थी हमारी बात, और पसे पर्दा बातचीतें होती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने हमसे ये कहा कि मुझे आप बरतानिया या यूरोप किसी मुल्क भेज दें, तो हमने उनको कहा कि जी वहाँ नहीं भेज सकते, वहाँ बैठ कर आप हज़रासराई करेंगे हमारे खिलाफ, हम आपको भेज देंगे सऊदी अरेबिया चले जाएँ या यूएई चले जाएँ, वहाँ के कवानीन सख्त हैं, वहाँ जो भी माहिदा करके जाता है फिर वो वहाँ जाके खामोश रहना पड़ता है। तो खान ने कहा फिर मैं नहीं जा रहा हूँ। जनाब देखिए, पहली बात तो अनीस भाई की बात का जवाब दे दूँ, जो उसने मुझे बोलने से रोक दिया था कि खाली मोबाइल बंद करने, ठीक है, अगर मोबाइल के साथ टीवी भी बंद कर दें और बहुत अच्छा होगा, पूरे दिन आँख भी बंद रखें तो बिल्कुल सुकून रहेगा, बहुत ज़बरदस्त सुकून रहेगा, और एक आध फिल्में लगा लें तो बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजर जाएगा। आँख बंद करने से नहीं होता, ये जुमरे में करने देना चाहिए। अभी हमने देखा केनाल के मसले पे फिल्म में बैठे रहे, कितने दिन बैठे रहे, कितने गिरफ्तार हुए उसमें। कोई जब आप कानून हाथ में लें, कोई टायर, चलो टायर तक जो जलाने पे आया उसको भी गिरफ्तार कर लो, खड़े होकर मुजाहरे कर रहे हैं तो करने देना चाहिए, वरना वो न्यूज़ बनती है और उनका काम न्यूज़ बनाना है। कल से पीटीआई का काम होगा न्यूज़ बनाना हड़ताल की, जो न्यूज़ बनेगी और कोई इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए तो क्या ही बात है, फिर शाबाशी है उनको। भारत जहाँ तक आप कह रहे थे कि मैं तो 6 महीने पहले कहा था, बड़े मुस्तक़िल ज़राए से कहा था कि इनको बाहर जाने की वही पेशकश हुई और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। फिर ये तक कहा गया तरमीम के दिनों में जिस वक्त हो रही थी कि आप अडियाला से अपने बनीगाला शिफ्ट हो जाएं अडियाला से, और थोड़ी सी तबीयत नासादी का कहते हैं तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो उन्होंने सख्ती से बहुत बुरा मनाया इस बात को और ये मना कर दिया, ठीक है। तो अभी भी एक दिन के लिए बड़ी रियायतें हुई थी, जिस दिन बच्चों से बात कराई गई और बड़ी चीज़ें हुई, एक दिन बड़ा वो हुआ ज़्यादा। तो उस दिन भी सुना है। नहीं, अब ये बात बताएं आप, ये हुकूमती वज़ीर आखिरकार बताने मजबूर क्यों हो गए कि हाँ भाई ये बात तो है? देखिए, ये तो सहाफ़ियों का कमाल है, पता तो बहुत सो को है, इनके अलावा भी बहुत। लेकिन हुकूमत नहीं माना करती ना ऐसी बातें करने का, मान लिया उन्होंने, और एक जगह नहीं माना है, चलो एक प्रोग्राम में मुँह से निकल गई, उस दूसरी जगह बैठ के उसने कहा यार बात तो हकीकत यही है, और 100%। अब फिर एक और बात मैं बताऊँ आपको, उन्होंने एक और जिक्र किया, उन्होंने कहा ये बातें सिर्फ ज़बानी कलामी आपको नहीं बता रहा हूँ, खान से जो गुफ्तगू हुई है इसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी आवाज़ समेत। हाँ, तो वो चला नहीं सकते ना, जिस दिन अगर वो यस कह देते तो वो बहुत ज़ोर से चलाते इस बात को, पीटते कि वो। नहीं तो ये बताएं, तो ये क्यों ऑफर कर रहे हैं उनको कि हम आपको सऊदी भेज देते हैं, कतर भेज देंगे आपको, यूं ही चले जाएं, खान साहब छोड़ें यूरोप को? देखिए, प्रेशर तो होता है ना, आप अगर ये भूलें कि इनका कोई प्रेशर नहीं है और जेल में आराम से 2 साल कट गया, हुकूमत बस सुकून से बैठी है, ऐसा नहीं है। प्रेशर तो होता है, वो अनीस मंसूरी तो मानते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, पड़ा है अभी 2 साल और पड़ा रहेगा, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमत के जूतों में पैर डाल के देखें तो उनको जितनी टेंशन इससे है ना कि जब तक ये चला नहीं जाए तब तक उनको सुकून का सांस नहीं आएगा कि कल क्या हो जाए। तो बहरहाल खुद उन्होंने इतना बड़ा बना दिया है, इतना बना दिया है। क्या होने जा रहा है आपको लगता है? एहतजाज होगा, खान की कोई डील होगी, आगे भी कोई उम्मीद है आपको? डील यार बहुत मुश्किल, मैंने आपको बोला फिर इनको फतवा लगा देंगे मुझ पर, लेकिन जितना मैंने उसको स्टडी किया है, ठीक है, बहुत मुश्किल आदमी है वो, एज फार द डील कंसर्न बहुत मुश्किल आदमी है, तो उसके साथ डील करना बहुत ही कोई आई डोंट नो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ आके वो ब्रेक हो तो हो सकती है। अनीस मंसूरी साहब, नवाज़ साहब ने बता दिया, डट के खड़ा है कप्तान, अब बात कीजिए आप। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा वॉर सर, ये खुदा के लिए, देखिए ये प्रोपेगेंडा वॉर, वजीर भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा वॉर होती है। मेरी बात सुनिए, ये प्रोपेगेंडा वॉर होती है।
यहाँ पर जब नहीं मानेंगे। देखें देखें मेरी बात यार हुकूमत खुद कह रही है, मतलब फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, हुकूमत कह रही है। यार मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो आप मुकम्मल नहीं होने देना। आप जब पीटीआई का मौक़िफ़ पूरा सुन, हम यही तो बात कहते हैं कि आप पीटीआई का मौक़िफ़ पूरा सुनने देंगे। मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये प्रोपेगेंडा मुहिम होती है। यहाँ से अगर ये कहते हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए आई और हमने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ से आता है ओ भाई ये कौन सा, ये तो खुद आए थे हमारे पास और कह रहे हैं कि मुझे जो है वो लंदन भेज दो। हमने कहा नहीं, सऊदीया भेज देते हैं। ये प्रोपेगेंडा वॉर है ना। मीडिया देखिए, बेसिकली कोई भी डील या कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं होती। एक तबका कहता है कि जनाब खान बहुत डटा हुआ, एक कहता है कि जी नहीं डटा हुआ। देखिए जब तक एक जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जब तक वो बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। नवाज शरीफ के मामला जब वो जेल बाहर थे तो यहाँ पर कहा जाता था कि जी अब देखिएगा बस आएंगे और उनकी डील हो गई है, सही है, नहीं हुई अंदर कर दिया। फिर कहा जाता था कि अब जो है वो इसको बाहर निकाल रहे हैं, बात हो गई है, कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ महीने के बाद एकदम से प्लेटलेट्स नीचे आए, चल मेरा भाई बाहर। तो ये अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। जितनी भी बातें, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। एक कहता है कि जी बहुत डट के खड़ा हुआ है, एक कहता है कि जी लेटा हुआ है। तो अभी उसकी अपनी मर्जी, जो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहे, एक वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के हवाले से इस तरह का प्रोपेगेंडा करेगी जिससे कद बढ़ जाए उसका? देखिए मेरे भाई, हुकूमत तो हमेशा ये कोशिश करती है कि सामने किसी का भी कद ना बढ़े। अब जाहिर सी बात है कि हर दौर में ये हुआ है कि उसने ये कोशिश नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं, इमरान खान साहब पाँव में लेटे में और वो कह रहे हैं मुझे बाहर जाने दो, तो हुकूमत आगे से मना करने की वजह कह रही है आज नहीं, कहाँ जाएंगे आप, वहाँ नहीं, फिर हम वहाँ बिठा देते हैं आप। यार ये मतलब हुकूमत, इसका मतलब मजबूर है ना हुकूमत भी। यार ये आपका तबसरा है ना। उसने हुज़ैफा रहमान ने अपनी हुकूमत के साथ साथ दोनों प्रोग्राम्स में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। सिर्फ ये कहा ही नहीं कि हमारी हुकूमत, उसने कहा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। बात हुई, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई सर, और भाई मान नहीं रहे। वजीर कह रहा है घर में खड़ा होके, यार ये नहीं मानेंगे, बहुत पक्के आदमी है। देखिए हुकूमत को चाहिए ऐसे तर्जुमान नहीं, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। कई दफा बोलता हूं, जबरदस्त आदमी मौजूद है। पीटीआई की तरफ है, मैं हुकूमत की तरफ नहीं। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, साहब तो नहीं है कम से कम, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई ये दोनों का प्रोपेगेंडा वॉर होता है। ये दोनों यही करती है। हुकूमत ये कहेगी कि नहीं जी ये हम बड़े मजबूत हैं। बड़ाई साहब जो कह रहे हैं कि गंडापुर डील लेकर गए और खान ने चप्पल उतार ली, कि तूने बात कैसी की? नहीं, वो उन्होंने बाकायदा बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी। कह रहे मैंने महावरतन, देखिए उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा मैंने महावरतन कहा था कि वो अपनी एक ऑफ़र लेकर आए थे और मैंने जो है वो खान ने बस जूते उतार लिए उसको मारने के लिए। मतलब जूते नाराज हो गए ना, जूते उतारने मतलब ये शदीद नाराजगी। यही बात है ना, नाराजगी है। तो मान गए ना तो आप भी क्या कि खान ने देखा डील की बात की तो नाराज हो गए? अरे मेरे भाई, या फिर भाई आप आसान नहीं, आप कुछ भी कह दें, आप आसान बात तशरीह कर दें। चप्पल उतारने क्या मकसद है? चप्पल उतार के प्यार करेगा उससे? छोड़ दें। देखिए ये कोशिश में हुकूमत लगी रहेगी डील की, किसी न किसी कहीं ना कहीं वो हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही जिसमें वो ब्रेक कर लें। जो बीच में कहा कि अगर उसका बेटा आ जाए उसको गिरफ्तार कर लें तो शायद वो ब्रेक हो जाए। तो बेटे वाली कहानी चले, आपने शुरू कर दी, वो खबर ले आते हैं। आज इमरान खान के जो तर्जुमान है नियाज़ुल्लाह नियाज़ साहब, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये बात दुरुस्त है कि वो अप्लाई कर चुके वीज़े के लिए, हुकूमत वीज़ा नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं दाखिला बताएगा, वो कह रहे हैं खारजा बताएगा, हमें टालम टोल से काम लिया जा रहा है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी अलीमा खान ने कहा है कि नाइकॉब गुम हो गया, तो उसने कहा जी गुम हो गया और हमने इनको कहा है कि वो बना दो या डायरेक्ट वीज़ा जारी कर दो। तो बोले अब ये लोग जवाब नहीं दे रहे। ये उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको क्या लगता है? और दूसरी बात, हुकूमत की तरफ से जलाल चौधरी साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर नाइकॉब गुम हो गया है तो कोई मसला नहीं, दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं है, वो आएँ अपने वालिद से मिलें। हमने कब इनकार किया? देखिए 24 घंटे का टाइम, 24 घंटे में ये वीज़ा लग सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर हुकूमत चाहे तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी ये तहरीक देखेंगे किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। शायद 14 अगस्त के बाद मैं आप ये भी सुने कि वीज़ा जारी हो गया, ये भी हो सकता है। 14 अगस्त के बाद हो सकता है वीज़ा जारी हो जाए। इस डिपेंड की तहरीक किधर जारी है क्या नहीं है। अभी तो पहला दिन है, कल पहला हफ्ता देखते हैं। ये तो तहरीक लंबी तहरीक है, लंबी चलेगी, ये लंबी चलेगी। अनीस मंजूरी साहब, वीज़ा हुकूमत जारी नहीं कर रही, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, अप्लाई कर दिया है, इस पर गवर्नमेंट ने मान भी लिया है, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं। इस सारा मामले में आप क्या समझते हैं, किस बात की देर है? अगर मिलवाना है, बच्चे आना चाह रहे हैं और आपके बयानात मौजूद हैं कि आ जाएं, हम गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, तो वीज़ा दे दें। देखिए जब आपकी पॉलिसी होती है ना, तो बाकायदा नादरा का पूरा अमला एयरपोर्ट पे भी आ जाता है, और अगर आपका नादरा का पूरा अमला जो है ना वो लंदन में किसी घर में भी चला जाता है। और जब आपकी पॉलिसी नहीं होती ना,
तो जिनके घर गया हुआ होता है वो नादरा भी- वो कमरा, आपके पास आ जाए। वो फिर बाद में भी टोकन लेकर घूम रहे होते हैं कि यार मेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ है। एक मैं बात कह रहा हूँ, ये हकीकत है ना, हाँ, किसी से टकी छुपी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो अब मसला सारा यह है कि जब आपकी हुकूमत की पॉलिसी, हमारे यहाँ मैंने आपसे हमेशा कहा है कानून के मुताबिक तो फैसला होता नहीं है ना, हमारे यहाँ तो हमेशा ज़मीर जागते हैं, कभी ज़मीर इसके लिए जाग जाता है, कभी उसके लिए ज़मीर जाग जाता है। तो जो फैसले होते हैं वो उसी के मुताबिक होते हैं, जब चाहेंगे, जब पॉलिसी होगी तो वो जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। जब खान साहब वजीर थे तो उनके बच्चे आते थे, घूमते थे, फिरते थे, चलते फिरते रहते थे हर वक्त। जब उनकी हुकूमत गई और जब उनके पास सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, उस वक्त भी आते थे, बाकायदा जाते रहते थे। तो उस वक्त तो किसी ने ना इकॉप का पूछा ना वीज़े का पूछा। जिस दिन खान साहब की हुकूमत आ जाएगी या उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे लोगों के साथ, तो वो किसी यहूदी के घर में बैठे हो, ईसाई के घर में बैठे हो, मुसलमान के घर में बैठे हो, या भारत की एम्बेसी के अंदर बैठे हो, मिल जाएगा। सर आज एक बड़ी अहम है ना? खबर जो इस वक्त तमाम चैनल की ज़ीनत बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप का बयान है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और साथ में ये भी कहा कि रूस से भारत तेल खरीद कर महंगे दामों में बेच रहा था। इसकी हटी हुई उस बात पे उनकी, वहाँ से तेल खरीद के महंगे दामों में बेच रहा है। फिर कह रहे हैं ये भी नहीं देख रहे कि रूस यूक्रेन में क्या कर रहा है और वहाँ हलाकतें हो रही, लोग मर रहे हैं, और तुम उसी से तेल खरीद के महंगे दामों में फरोख्त कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं मजीद इन पर अब मैं जो है टैरिफ आयद करूँगा। देखिए इसे कहते हैं कि मरे हुए 100 दुर्रे, ऐसे कुछ होता है। हाँ, 100 ये जनाब वो इंडिया का वो हाल है कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से वो मान जाए, और वो जो मान ही नहीं रहे, वो ऐसा रोमांस ख़त्म हुआ है कि वो नफरत में बदल गया है। हालांकि उन्होंने उसके फ़ौरन बाद रशिया से पेट्रोल लेने पे पाबंदी लगा दी थी उन कंपनियों पर, जो कर रहे थे, बोला कोई नहीं लेगा आज के बाद, हम नहीं ले रहे, सरजी नहीं ले रहे, अब तो टैरिफ वैरिफ में कोई रियायत कर दें। तो उसके बाद ये आ रहा है कि अच्छा खूब मुनाफा कमाया, उसके बाद उन्होंने रीएक्सपोर्ट भी किया, अब उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। तो ये अभी इंडिया के बुरे दिन चलते रहेंगे। मैंने कहा अभी और बड़ी चीज़ें आना बाकी हैं, अब बहुत कुछ दिखेंगे इंडिया को बिल्कुल साइड लाइन लगाने का। इतनी नाराज़गी की वजह क्या है? मैंने बताया था ना, वो आप शायद किस्सा भूल गए कि किसी पे बड़ा इन्वेस्ट किया हो पहलवान पे, और ये सिखाया वो सिखाया, पैसे लगा के रिंग में डाला, रिंग में उसको इतनी कुटाई की एक पहलवान ने जिसको पहलवान नहीं समझते थे, तो उस पर से हाथ हटा के उस पर हाथ रख दिया उन्होंने। बस सही बात है, यही बात है कि वहाँ से हाथ हटा के उनका पाकिस्तान पहलवान ही भाग पीटने गया। वाले तो बिल्कुल ही। देखिए मैं ये समझता हूँ कि बादशाह की मर्जी होती है अंडा दे या बच्चा दे। सही, अब बादशाह को आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो अगर दिल आ जाए उसका तो वो कहेगा हाँ भाई ठीक है नहीं, ना। इसलिए मैंने पूछा आपसे कि अमूमन कहा जाता है मुल्कों के दरमियान मफादात होते हैं, जाती पसंद नापसंद नहीं, होती मुफादात ही है ना। तो इसमें इस वक्त पाकिस्तान से ऐसा क्या मुस्तकबिल में काम पड़ने वाला है कि भारत को जो रगेदा जा रहा है मुसलसल, हम तो चाह रहे हैं मजीद रगेदे, लेकिन ये भी देखना चाहिए वजह क्या बन रही है। इससे बड़ा काम क्या होगा? मतलब पाकिस्तान की ज़ाहिर है अपनी एक हैसियत है स्ट्रेटेजिक हवाले सर, से। अब हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में भी अमन हो गया है, अब क्या अहमियत है? नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की हर दौर में अहमियत है। ओह, पाकिस्तान अमेरिका के सामने हमारी जो चीन हैसियत, है, हम तो चीन हमारे है, सामने ये तो खत्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चीन के सामने और- पाकिस्तान खड़ा करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान को खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगर पूरा तो मुकम्मल ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि पाकिस्तान चीन की तरफ चला जाए, ऐसा तो भी नहीं हो सकता ना। दूसरा है कि इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सपोर्ट ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जितनी सपोर्ट की जाएगी उतना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। आपने उस दिन बड़ा तारीफ की इस बात की, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ तारीखी, उससे पाकिस्तान तेल भी खरीद रहा है। अमेरिका से महंगे दामों तेल खरीदने से बेहतर क्यों नहीं था कि ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, रूस से हम तेल ले लेते? वजह अली उसमें दो बातें मैं आपको फिर ज़रा सा बताता हूँ। जो तेल ख़रीदने की बात हुई है वो इस कदर नहीं हुई है, सिर्फ जो पाकिस्तान का जो उनका खसारा है पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान, वो $3 अरब का है। वो जो $3 अरब को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान वैसे ही तेल ख़रीद रहा है सब जगहों से। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार अमेरिका से अगर क्यों वो महंगे दामों प्रेशर- खरीदे? देखिए उसके ज़रिए पाकिस्तान की पॉलिसी रखी है, पाकिस्तान ने दो पॉलिसी रखी हुई है। मैं दिफा नहीं कर रहा पाकिस्तान की इस पॉलिसी का, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं दिफा नहीं कर रहा। सर, ईरान बराबर में, देखिए रशिया मैं बराबर दिफा में, नहीं कर रहा, सऊदी मैंने आपसे बराबर कहा में। कि मैं दिफा नहीं कर मतलब रहा। ये कोई मैं अकल वाली बात हुकूमत- है कि 7 समंदर पार से मैं चीज़ खरीद के महंगे दामों में लाऊं? देखिए ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मैं आपसे नहीं, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आम आपको लोगों को पहले पता चले हुकूमत का ये point हुकूमती of view- फैसला दुरुस्त है या नहीं है। मैं जब ये हुकूमत से सवाल पूछा गया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज़रा सा मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम उस पर तनकीद करेंगे ना। कि हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हमने ये $3 अरब का जो खसारा है तो वो हमारा कम होगा। दोम ये है कि पाकिस्तान जो टैक्सेस की शरह 10% कम हुई है,
दूसरे दीगर ममालिक के बनस्बत, दीगर ममालिक के बनस्बत जिसमें अमेरिका है या 19% दीगर दे ममालिक रहे हैं टैरिफ हम। नहीं मतलब जो दूसरे ममालिक के बनस्बत तो कम है ना। तो अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और जो कंपटीशन है वो है टेक्सटाइल सेक्टर का, और वो इंडिया के साथ कंपटीशन है। जब कोविड आया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी अपनी जगह बनाई। तो पाकिस्तान ने ये उम्मीद रखी हुई है कि एटलीस्ट पाकिस्तान अपनी जो एक्सपोर्ट है उसे जो स्पेशली जो टेक्सटाइल है जो पॉलिसी मेकर्स है पाकिस्तान के, अब वो कितनी सही है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस तरीके से अपनी टेक्सटाइल को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इसके ज़रिए हम वो खसारे को कम कर सकते हैं और वो वहाँ से हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। हमारा ज़ाती ख्याल ये है, अब हमारे ख्याल पर आ जाए ना कि हम हुकूमत ने क्या सोचा, अब हमारा ख्याल क्या है। लॉजिक ही हमारा देखिए हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ये क्रूड ऑयल के हवाले से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से जो ख़रीदने की बात है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान $3 अरब का तो नहीं खरीदेगा, लेकिन पाकिस्तान जो इस $3 अरब के डॉलर को खसारे के पूरा करने की बात कर रहा है, वो हमें, मेरा ख्याल ये था कि एक डॉलर पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है, और ख़ास तौर पे जब बात $2 अरब या $3 अरब की हो तो बड़ा अमाउंट अहमियत होता है। मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान को इनसे इन्वेस्टमेंट, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है जिसमें कहा है कि तकरीबन $9 अरब 9 अरब बैरल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इन्हें उसी काम में लगाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को उस तरफ ख़रीदारी की तरफ जाना चाहिए, और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये, ऑयल परचेजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। किसी तरीके से भी सूटेबल दिए। मैं हैरान था जब ये बात हुई थी कि अमेरिकन के जो ऑयल है ना वो शेल्स ऑयल होते हैं ना, और जो हम सऊदीया से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, वो क्रूड ऑयल आता है और फिर हम यहाँ रिफ़ाइन कर लेते हैं, और पाकिस्तान में वो रिफाइनरी नहीं है जो शेल्स को रिफ़ाइन कर सके। जो टेक्निकल बात तो ये है, तो या तो वहाँ से रिफ़ाइन ऑयल आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा, वो उसकी जो चार्जेस होते हैं वो भी महंगे होते हैं, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, सूटेबल नहीं है। हो सकता है बैलेंस करने के लिए किया हो, किसी और जगह इनको चाहिए कि वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ऑयल में पाकिस्तान खसारे में रहेगा। और बात करने वाले को ये भी चाहिए बात करने के लिए कि अगर अमेरिका को हर कोई मुल्क तो बराबर नहीं कर सकता ना, मतलब अगर अमेरिका कुछ चीज़ कहीं से इम्पोर्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो, आपको कोई नई भी चीज़ चाहिए तो आप अमेरिका से लें, तो ये भी है। यूके पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी उधर से लेता था, जो वेपन्स उधर से लेते थे, जो एयरक्राफ्ट लेते थे, वो पूरी की पूरी शिफ्ट कर चुके हैं चाइना पे। अब हमारी पूरी वो टेक्नोलॉजी चाइना मेड है, अमेरिकन नहीं है, तो वो ना वहाँ आराम से बैलेंस हो जाती है। अगर आप 3-4 भी एयरक्राफ्ट के वो ले लेते कैरियर, तो ये हो जाते आपके। तो ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। फिलहाल दिखाने के लिए कर लिया है। अच्छा, ये जो खबर मैंने शुरू में शेयर किया आप दोनों से सर, अनिस मंसूरी साहब, अगर वाकई जिस अलीमा खान कह रही हैं, खान से मिलकर उनका बयान आया था कि ये जो नाहल हो रहे हैं लोग, इनकी सीटों पर पीटीआई बैकआउट करेगी, तो फिर क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा फिर? क्योंकि अगर पीटीआई बैकआउट करती है तो फिर तो मुकाबला ही नहीं होगा वहाँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी, दो जमातें जो हुकूमत कर रही हैं, वही आपस में फिर मतलब टॉस ही होगा फिर, मेरा ख्याल है। देखिए अली, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं एक तरीका बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इन जगहों से अपनी पॉलिटिकल गेन करती है मतलब कहने का मकसद ये है कि वो आवाम में जाती है, वो जलसे करती है, वो अपने इजाज़त ही नहीं होगी। नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो हर कोई कर सकता है। इसने दी इजाज़त अभी देखा नहीं आपने, जो हारी है पीटीआई, वहाँ कौन से इलेक्शन कैंपेन चल रही है? देखिए बहरहाल ये भी आपके पास एक पॉलिटिकली गेन होता है। देखिए मैं एक तरीक़ेकार ये बताता हूँ, पीटीआई को लाख इजाज़त नहीं थी इलेक्शन ने, लेकिन पीटीआई ने जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें एक भारी वोटर्स को अपने निकाला और एक भारी अक्सरियत हासिल की। वोटर्स जब आपका चार्ज होना तो आपको कोशिश ही करनी चाहिए, ये मेरा अपना एक आइडिया, और ये गलती एक बार पीपल्स पार्टी कर चुकी है और एक बार एमक्यूएम कर चुकी है, एक बार जमात इस्लामी, 2 बार जमात इस्लामी कर चुकी है। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस से आपको बाहर आना चाहिए, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर आना चाहिए। इससे ये होता है कि आप आवाम में जाते हैं, आपके पास ज़्यादा, जब आपका वोटर चार्ज हो तो उस वक्त आपको किसी भी सूरत में इस प्रोसेस से बाहर नहीं आना चाहिए। आप हर दोनों तरफ आप खेलते हैं, ये तो हारना ही होगा फिर आपको। देखिए ये हार और जीत को आप सियासत में जो है ना वो इस तरीके से हम नहीं देखते हैं कि ये हार है या जीत है। सियासत में ये देखा जाता है कि उससे आप पॉलिटिकली कितना मजीद आगे गेन कर सकते हैं या ये आपको खाली छोड़ देना है। अच्छा, अगर नहीं हिस्सा लेती, आपका थी ये तज़किया कि हिस्सा लेना चाहिए, और ताकि उनके अपने लोग भी मुतहरिक भी होंगे, और फिर पकड़े पकड़ अगर होगी भी तो मज़ीद हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं लेते हिस्सा, जिस तरह बात हो रही है अभी आज के हालात में, तो फिर पीटीआई अपना नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा 1 to 1। तो कारकर्दगी ऐसी है नून लीग की कि वो फतह हासिल कर लेगी?
सर कारकर्दगी कौन देखता है आजकल? इस पार्टी नहीं जीत सकती? सर कारकर्दगी कौन देखता है? अगर कारकर्दगी थोड़ी देखता है, मैं तो ये आप अगर सवाल पूछते कि यार क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, तो फिर वो एक अलग बात। मैंने टास्क की बात की थी, आपने तवज्जो नहीं दी। सही ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि टास्क पे मेरा ख्याल है नून लीग रजामंद नहीं होगी। देखिए चलने दीजिए। तो मुहिम कैसे चलाएंगे ये लोग फिर पीस पार्टी? सर आप बताएं ना, बल्कि आपका नहीं पीटीआई, नवीन भाई तो ख्याल है कि पीटीआई हट जाएगी तो पीस पार्टी आई जाएगी। हाँ सर, बगल आपके हमदर्दियाँ उस तरफ हो जाएंगी लोगों की। देखिए तज्जिया आपका। आप दो मुख्तलिफ सवालात हैं आपकी, मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ, आप उसको खुशी नहीं होगी मेरे जवाब सुन जी यकीन। देखिए ये मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ये स्टे हो जाएगा और चैलेंज हो जाएगा। ये जो जितने भी लोग नाअहल हुए ना वो फिर अहल हो जाएंगे। आज फॉर्म जमा हो गए, ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, अगर स्टे 2 दिन पहले भी आ जाता है इलेक्शन में मुलतवी होते देखे हैं, फार्म पे यूं रख के बैठे होते हैं जैसे अदालत की थी ना नाहल। और अगर यहाँ तक नौबत पहुँची कि वो उनको अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो पीटीआई नहीं जाएगी। ना सिर्फ नहीं जाएगी इलेक्शन में, हो सकता है वो बाकी सीटों से भी रिजाइन कर दें। ये बात मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। सही कहा आपने, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इस वक्त की जो पोजीशन है ना, वो तो आप तो आगे वाली बात बता रहे हैं, मुस्तकबिल में ये हो सकता है, वो भी ठीक है, मंजरनामा खींच रहे हैं आप। इस वक्त हालात ये हैं कि उन्होंने कहा जी हम नहीं जा रहे हिस्सा लेने, तो फिर पीटीआई फिर नून लीग और पीस पार्टी में क्या मुकाबला होगा? देखिए मुकाबला तो होगा, और फिर नून लीग हो, पीस पार्टी हो, कोई और नई जमात सामने आ जाए में क्या कहेंगे और भी करेंगे। खान साहब की बुराइयां होंगी बस। वो नहीं वो बड़ा मजा आएगा कंपेन में, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। बोलेंगे फिर क्या? वो उनकी कारकर्दगी के बताएंगे कि कैसी कारकर्दगी पंजाब में, फिर वो सिंध की कारकर्दगी के बताएंगे, फिर दोनों एक दूसरे के जो है वो गंदे कपड़े धोएंगे, गंदे कपड़े धोएंगे, उतारेंगे, जो भी होगा सबका फायदा पीटीआई को जा रहा होगा। जो घर बैठे लोग देख रहे होंगे, जितने भी रेशियो कम हुआ उसका मुआवजा वो बैठ के वहां कर रहे होंगे। हर दोनों देखें इलेक्शन में फिर अगर वो भी जाए, पीटीआई भी जाए, ये भी जाए, तो फिर 447 की गूंज सुनाई देगी। सिर्फ 2 हो तो फिर धांधली नहीं होगी। जो स्टेट के लिए वो बड़ी वो है, धांधली तो होगी, अगर होगी तो ऐसा कैसा था। ये सब कुछ पीपल्स पार्टी को देने के लिए अगर किया जा रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज तो फिर धांधली तो होगी। अरे एक पार्टी नहीं है जिसको हराना बड़ा है। अहम जवाब दिया है कि अगर ये पीएस पार्टी को जिताने के लिए किया जा रहा है तो ठीक है, वरना धांधली होगी। यानी कि पीएस पार्टी तो जीत रही है, और अगर पीएस पार्टी को नहीं जिता रहा होगा तो धांधली होगी। अब अगर इनका बयान होगा तो यही बोलेंगे, वाइस साहब बोलेंगे, मतलब क्या बात जो भी होगी मजे पीटीआई वाले ले रहे होंगे। बहरहाल ये एक गलत रिवायत है, मैं इन चीज़ों की आपको पता है हमेशा मुखालिफ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें अगर इस तरह करके अगर असेंबली की आपने नंबर गेम चेंज करने हैं तो ये जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए सही नहीं है। अगर आवाम का एतमाद वोट से हट गया ना, अगर जमहूरियत से हट गया, उनका इलेक्शन पे एतमाद ही हट गया, तो फिर आइंदा कौन हिस्सा लेगा जमातों? तो इस जहाँ तक नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, खुशखबरी ये सुनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए, कि सिंध में नई नंबर प्लेट्स लगाने की तारीख़ में हम तोसी कर रहे हैं। अजरक वाली जो नंबर प्लेट है, और 14 अगस्त को तारीख़ ख़त्म हो रही थी, अब उन्होंने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। और वो कहते हैं जिसका नोटिफिकेशन महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने जारी भी कर दिया है। इससे कबल ये डेडलाइन पहले 3 अप्रैल को थी, फिर 15 मई हुई, बाद में 30 जून हुई, और फिर 14 और अब 31 अक्टूबर तक। इसमें थोड़ी सी खबर ये भी शामिल कर लीजिए कि यहाँ एक और बड़ी अहम पार्टी है महाजिर कौमी, उनके चेयरमैन ने कहा था कि अजरक के बजाय पाकिस्तान का जो झंडा है वो चस्पा कर लीजिए। तो उन्होंने ख़ुद भी गाड़ी में अपनी झंडा लगाया और चस्पा किया और वीडियो भी शेयर की, जिस पर ख़ास तौर पर हमारे सिंधी बोलने वाले भाई बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहली खबर अच्छी खबर, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी नंबर प्लेट, मुमकिन ही नहीं था 14 अगस्त तक के सब ले लें। तो क्यों कैसा फैसला तो इस फैसले को उन्होंने फिर चेंज किया, और अगर ज़रूरत हुई तो फिर चेंज कर देंगे। इसमें कोई हुकूमत के लिए मदता नहीं होता। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इसके साथ साथ ये भी हो कि पूरे सिंध में नवाबशाह से लेकर कश्मीर के आखिरी बॉर्डर तक हर गाड़ी को नंबर प्लेट लगाना लाजमी भी करार दें कि भाई नंबर प्लेट भी होनी चाहिए। लगाना लाजमी तो है, वो लगाते नहीं है। नहीं लगाते ना, तो लाजमी लगाएं।
उस पर डबल चलान करें। ये तो अजरा क्यों नहीं को करते झंडा, ये अब ये बात की बहस है, पहले नंबर प्लेट तो हो, नंबर तो हो, तो ये ज़रूरी है। बाकी वो जो सियासी गेम है, अजरक की नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान की लगाएंगे। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के झंडे से अच्छी बात तो है ही कोई नहीं? देखिए पाकिस्तान के झंडे से अच्छी कोई बात है ही पूरे नहीं। पाकिस्तान में एक ही सबका पाकिस्तान झंडा वो नजर तो आना कोई है चाहिए। ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हर गाड़ी पे लगना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो इजाज़त नहीं होती सिवाय अगस्त के महीने के। अगस्त के महीने में आप लगा के फिरें, उसके अलावा पाकिस्तानी झंडे की लगाने की नहीं नहीं, नंबर इजाज़त प्लेट नहीं पे होती। बात हो रही है। वो खाली मिनिस्टरों को जिस्मा- इजाज़त होती है। जिस्मा करना। वो अब ये तो सिंध गवर्नमेंट ने उसका किया है, अगली बार उनको चाहिए कि चेंज करके वो उसको मतलब भी फिर करें। खर्चा करें लोग। खर्चा आवाम से निकलना चाहिए। 1850 रुपये मतलब हर बार 1850, 10 ये मैंने पहले भी कहा था 1650 की ये गलत है। जो पुरानी नंबर प्लेट वापस करके नहीं नंबर प्लेट दो, अगर इतनी वो है तो ये 100-200 ले लो, ऊपर चलो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अनिल मंजूरी साहब ये तो गलत है, क्या कहेंगे? ये गलत है। देखिए, जो हुकूमत अपने वक्त पर चीज़ें ना डिलीवर कर सकती हों, और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी होती है। जब आप एक दावा करते हैं कि जनाब हम सबको ये दे देंगे, इस तारीख तक इतने दिनों में दे सकेंगे, तो उसका सोचिए कि वो प्रोजेक्ट के जिस पर इस पर इतनी तनकीद की जा रही है और वो काम भी वो पूरा ना कर सकती हो, तो उस हुकूमत से क्या तवक्कुआत कर सकते हैं? और वो हुकूमत के जो ये दावे कर रही हो कि जनाब यहाँ पर हम इसके ज़रिए बिल्कुल ठीक सबको पकड़ लेंगे, अब तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है ना बात की। कितने कैमरे लगे हुए हैं वहाँ? 1300 टोटल कैमरे है ना? 1608 की फिगर आई थी मेरे पास। कितने? 1600? कराची। भाई 150 बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ये- नहीं आप प्राइवेट में ला लिया आपने। हाँ, प्राइवेट नहीं मिला है, प्राइवेट तो लाखों है। अरे अच्छा, आप तो 16, लगाने कितने? 15,500। हाँ, अच्छा 1600। रफ्तार ये 15 बहुत साल स्लो में है, है। बहुत स्लो है। भाई अगर आप डीएचए की सारी गलियों को और सड़कों को मिला लेंगे ना, तो शायद ये अपनी इलीट के कोटा भी पूरा नहीं कर सकते 1600 पे। नहीं कर सकते ना। डीएचए को अगर आप फिगर आउट करें, शायद उसे भी ये पूरा नहीं कर सकते जहाँ पर ये खुद रहते हैं। बाकी सबकी तो बहुत दूर की बात है ना। और डीएचए में ज़ाहिर है बाइक वाले तो चाहते ही नहीं है, उनका गुजारा क्या बाइक का। मेरे भाई, ये हुकूमत सिर्फ बहाने कर रही है। ये 1617 साल में कर चुकी है, तो आप समझिए कि 60,000 करने के लिए 17 साल में, यानी 100 का एवरेज है इनका एक साल का। 17 साल में यानी 1600, यानी 100 एक साल में करती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कम से कम 10,000 कब करेगी ये, और उसके 60,000 बाद कब करेगी मुझे बताएं, ये कितनी सदियों इंशाल्लाह में? ताला 60 साल तो हो ही जाएंगे मुकम्मल होते होते। सर आवाज़ तो उठाया, किसी दिन ले ना आईटी की वजीर को लाइन। आवाज़ तो उठाया करें सर। 60 साल तो लगेंगे ना मेरे ख्याल से, नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तक तो इतना ही हुए, तो ऐसा 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 तक विल नहीं होगी ना, जिस दिन विल है। जब जबरदस्ती लोगों को मजबूर करके अजरक लगवा सकते हो, तो उस वक्त मजबूर नहीं होते कि जब अपने घर कमरे बनाते हो, जब 160 प्रोग्राम अभी कर रहे हो, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता है विल बोलिए नहीं है। ना, बोलिए मैं ना। बोलो, उनसे बोले जो उनका जवाब दे। ना, मुझे वो थोड़ी कह सुना रहे रही हैं, है, नहीं, उनको मैं सुना तो रहे कह रहा हूँ। अच्छा जी। जो वो जवाब दे, मैं क्यों दूं? पाकिस्तान ने 30 से T20 मैच में वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। साहबजादा फरहान ने 74 रन बनाए, और जाहिर है फिर वही साहबजादा फरहान, साइम, नवाज, इस तरह के लोग चलते हैं, पाकिस्तान मैच जीत जाता है। बहरहाल सीरीज़ जीत ली पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे? अच्छा, वेस्ट इंडीज़ को हराया। वेस्ट इंडीज़ एक मैंने बोला टफ टीम है, और 2 मैच आखिरी जीते हैं, तो टीम में एतमाद आएगा। यंग टीम है, पुराने इनके सारे नापसंदीदा खिलाड़ी को निकाल दिया है, नए लड़के हैं, परफॉर्म करते हैं तो जीतते हैं। T20 हर दिन, मतलब मैं कहता हूँ कि 3 से 4 ओवर भी एक तरफ ले जाते हैं मैच को। कभी कभी तो 2 ओवर आखिर के या 2 ओवर शुरू के पूरा पूरा मैच बना देते हैं। तो सैम, मैंने कहा जैसे सैम जब चलते हैं तो बस वो फिर मैच एक तरफ ले लेते हैं। अब इसकी बड़ी अच्छी साहबजादा की इनिंग देखी मैंने, इसमें भी बड़ा टैलेंट है। अगर इस किस्म के लड़के T20 में यही होगा, 50 बॉल में 50 रन करना वो फेल है। 100 बॉल पे 100 रन कर दिया आपने, हरा दिया टीम को। ये होता है 20 गेंदों पे 30 गेंदों पे 50 मारना, 60 गेंदों पे सेंचुरी मारना, ये हो ये अनिल होता मंजूरी है साहब, क्या टीम। कहेंगे? सीरीज़ बिलाकर पाकिस्तान ने जीत ली T20 मैचेस की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। भाई देखिए, मेरी तो जो मैंने कहा था वो हुआ, तो अब जीत रहे हैं। मैंने तो बार बार कह रहा था इन सबको हटा दें, आज नवीद भाई ने तस्लीम भी कर लिया, इन सबको हटाएंगे तो खेलेगी। भाई देखिए T20 के लिए अलग बात है, ये टेस्ट टीम से कहते थे कि बाबर को हटा दो। टेस्ट टीम से अगर बाबर को हटा दो तो अरे BSL टेस्ट में में क्या उनकी रहेगा? कारकर्दगी से ज़्यादा T20 में अच्छी है उनकी कारकर्दगी। रिकॉर्ड तो वहाँ बनाए हुए उन्होंने 10,000 रन। तो वो जब बनाए हुए जब अच्छा खेल लेते तो वो खेल रहे थे, टीम का हिस्सा था। जरा सा कम हुए तो हटा के। तेंदुलकर को देखा था कभी आपने आउट ऑफ फॉर्म? क्या चीज़?
क्यों नहीं, आप उसका कैरियर उठा के देखिए, कई दफ़ा बताएं ना, ड्रामे बताएं। कई दफ़ा आउट ऑफ, मेरे पास सामने कैरियर नहीं है ना, अगर आप देखिएगा हर बड़ा खिलाड़ी होता है आउट ऑफ फॉर्म। एक आध मैच की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो बर आप ये नहीं मानते, अगर बाबर आजम को आप टेस्ट क्रिकेट से हटा देंगे तो टेस्ट एक अलग क्रिकेट। आपने देखा आज इंग्लैंड का इंडिया के मैच, टेस्ट तो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, जाते जाते 20 ओवर का मैच प्रोग्राम छोड़िए। के आखिरी लम्हात में अतीका ओडो मारूफ अदाकारा और आपके दौर की ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत हसीन अदाकारा, आप दोनों के दौर की ज़ाहिर है, आप दोनों दीवाने यकीनन होंगे उस वक्त। अब ये मत कहिएगा जानते नहीं हैं, अनीस चौधरी साहब नहीं मैं जानता हूँ। जानते हैं, शुक्र है। अच्छा, वो कहती हैं कि जी आजकल उनकी जो शोहर से उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो ख़तरे में इसलिए आ गई है कि मुझे है ड्रामे देखने का शौक़, और शोहर जो है वो कहते हैं कि जी हफ्ता भर तुम ड्रामे देखती रहती हो। तो वो कहती है जी शोहरों को कम से कम इतनी इजाज़त देनी चाहिए ख़वातीन को कि अगर हफ्ता भर ड्रामा देखना चाहती हैं ख़वातीन तो उनकी इजाज़त हो, उन पर गुस्सा करने के बजाय, चीखने के बजाय और ये ताने देने के बजाय कि तुम तो दिन रात हर वक्त ड्रामे देखती रहती हो, तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं, बच्चों को देखने का वक्त नहीं, इस तरह की बातों से बेहतर है। आप क्या समझते हैं, इस तरह के अगर हालात घर में हो तो फिर क्या करना चाहिए मर्द को? देखिए, अतीका ओडो साहिबा ने अभी शादी की है, तीसरी नहीं, तीसरी दोबारा में की अभी की ना? समर साहब से। हाँ, समर साहब से अभी शादी की ना, मतलब और जिस उम्र में उन्होंने शादी की है। यार ये नहीं, मैं दिल होना चाहिए था, जवान उम्र। अरे मेरी बात आप बुरी होने नहीं देते, आप उससे पहले ही कह देते हैं यार। भाई किस उम्र में उन्होंने शादी की है? जवान थी। अच्छा, समर साहब ख़वातीन बूढ़ी नहीं होती। समर साहब की उम्र क्या थी? एमपीए थे पीटीआई के, हाँ हाँ, उस जमाने में की। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस उम्र में कर ली शादी तो बूढ़े आदमी है, कहिए जवान नहीं है। मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा ना, देखिए मैं इशारा किया उन्होंने, जो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनी भाई, आप ड्रामे पे आए, मैं ड्रामे पर जाना चाह रहा हूँ। बताएं। भाई जब इन्होंने शादी की तो उस वक्त समर साहब की उम्र तो मेरे ख्याल से 55 से अबव थी, अच्छा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा नवासे और पोतों के साथ शादी की थी। मतलब बुरी बात तो नहीं ना, मैं बुरी शादी बात तो करना। कह ही नहीं रहा, आप मेरी बात तो सुनो, मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा ना, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ जरा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जरा सा फिर हमें आइडिया हो सकेगा। मतलब 50-55 में शादी कर ले कोई आदमी एतराज़ तो नहीं ना आपको? नहीं, मुझे उन्होंने 60 में किया यार, मैं क्या एतराज़ कर सकता हूँ। हमारे मारूफ खिलाड़ी जो है उन्होंने 42 में की थी, 68 में किए, 70 में किए, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उनको अगर वो किए तो उन्होंने, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसे कोई बुरा नहीं समझता। अच्छा, बात यह है कि जब उन्होंने ये की थी ना शादी, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए थे और कहा था कि देखिए मैंने तो जो शादी की तो हमने अपने पोते पोती नवासे नवासियों को एतमाद में लिया। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है ना। और उनका एक बयान था कि भाई मेरे शौहर को मेरे काम करने पर और मेरी किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं है। हाँ हाँ, तो काम पे आज भी एतराज़ नहीं हो गया, बात घर तो में ड्रामा देखती रहती हैं। बात तो सुन लीजिए ना, उन्होंने इस पर भी एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे बस कबूल कर लिया हर सूरत में। दर हकीकत जब स्टेटमेंट देना होता है ना, जब खबर बनानी होती है, तो बिला वजह लोग इस तरह का कहना शुरू कर नहीं, देते ये हैं। मुस्लिम घरों में होता भी होगा कि भैया हर वक्त ताने दिए जाते हैं बेगमात को, या क्या तुम हर वक्त ड्रामे देखती रहती हो? देखिए, अब इस उम्र में बंदा और तो कुछ कर नहीं सकता। अब 70 साल की उम्र में वो ये खाना पकाने से टीवी पे रही। नुक्कड़ पे 18 लिखना पड़ेगा। जी सर। मैं अनीस भाई की बात से सहमत हूँ। हाँ, जाहिर है आपकी दिलचस्पी वही है, फिर वहीं शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं इसके अलावा फिर कुछ हो भी नहीं सकता शोर में। नहीं, देखिए यार, 70 साल के आपने हाँ की फौरन, हमारा आपने हाँ की है फौरन। देखिए, ये आपका एडल्ट प्रोग्राम नहीं है। आप ये उन्होंने बात आप की या है। तो इस पे लिख दें कि इसको छोटे बच्चे नहीं देखें, हाँ, तो फिर मैं बहुत खुल के बयान चले कर सकूंगा। अखलाकियात के अंदर रहते हुए। अखलाकियात के अंदर रहते हुए ये है कि मियाँ को भी टाइम देना चाहिए, मियाँ को भी देखना चाहिए। नहीं, शादी अभी इतने पुराने नहीं हुई, हो सकता है वो अच्छा, पुरानों को आप ये मशवरा दे रहे हैं वो भविष्य ना पुराने देखें। हो जाती है तो फिर वो तब नहीं कहते कि यार, वो इसीलिए मैंने वो बताया है। था किस उम्र में उन्होंने शादी की है। तो पुरानी आपके देखिए, नज़र में पुरानी शादी देखिए, कितने अरसे बाद होती है? देखें, कितने अरसे बाद हो जाती है पुरानी? अगर शादी हुए मेरे ख्याल में 15-20 साल हो जाए तो अच्छा, मियाँ पुरानी। बीवी को इतनी परवाह नहीं होती कि वो आप ये क्यों देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं, इतनी हमांगी हो चुकी होती है कि वो हम मांगी है बेजारी। नहीं वो आपके लिए होती होगी सोचे तो सही इतनी। है। चलो मैं आप इंग्लिश में बोल देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है कि वो डोंट माइंड कि ये टीवी देख रहे हैं, उसको पता है उसको स्पोर्ट्स देखना है तो वो स्पोर्ट्स देख ले, पूरे दिन मैच देख ले। लेकिन जब नई शादी होती है, भले किसी भी एज में हो, शादी की ख्वाहिश होती है तो भी शादी होती है ना। अब किसी की फिटनेस से जल के बोल रहे 70 साल में की या उसने इतने की, तो आप ये देखें ना, उसकी ख्वाहिश थी तो की ना। वारन पीटीआई को ठीक है जो ना? है, वारन ये पीटीआई को अच्छा। एतराज हो जाएगा। अब 12 अच्छा, शादी किसी भी एज में कर लो लेकिन फिटनेस जरूरी है। बहुत शादी की फिटनेस जरूरी है। अब शादी उसने क्या दौड़ लगानी है? अरे दौड़ लगानी होती है।
चलना होता है, वॉक करना होता मतलब आप भी माशाल्लाह तेज बेकार आदमी, दौड़ की बात क्या कर दी है। इन्होंने? ये खुद वॉक मैं करते कोई हैं बात नहीं कितने करना मिले चाहता। अच्छा, आप इसलिए दौड़ लगा रहे हैं? अच्छा भाई, मैं कोई बात नहीं ये करना, खुद मुझे आपको मालूम पता था ये सारा मामला ये मेरी तरफ आएगा। कहाँ तक पहुंच गए चक्कर 7-8 लगाने में। चक्कर उन्होंने- 7-8 चक्कर इतने बड़े पाक के लगाते हैं, तो ये भी मुझे लगता है इन करीब कूद देंगे। हमें तो बाहर की बताया चक्कर उसके के, बाद ड्रामे पता नहीं थोड़ी कहाँ देखेंगे। चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें पार्क पता है। उसके बाद ड्रामे थोड़ी देखेंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन साहब, आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हुई, खासतौर ट्रंप के हवाले से हमने बात की कि भारत में मज़ीद सख्तियाँ और टैरिफ मज़ीद आयद करने का उन्होंने ऐलान किया है, और अडियाला जेल के बाहर कल एहतजाज का प्लान है पीटीआई का। अब देखते हैं आने वाला वक्त क्या लेकर क्या आता है। 5 अगस्त की बड़े सुनते थे, और कल पता चल जाएगा जी 5 अगस्त को पीटीआई वाले बाहर लोगों को लाने में कामयाब होते भी हैं या नहीं। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।